नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 2 जुलाई 2026, तिथि श्री मापनोती, तिथि है द्वितीया तिथि 9:37 तक, उसके बाद तृतीया तिथि है। द्वितीया भद्रा तिथि है जो बुध के अनुसार फल देती है और इनका कारकत्व शुक्र देव के अनुसार होता है, जहाँ पे शुक्र कुंडली में होते हैं। शुक्र वर्तमान में कर्क में है और अश्लेषा नक्षत्र में है। बुध पुनर्वसु में है और वक्री हैं चौथे चरण में। दोनों ही बुध और शुक्र कर्क राशि में हैं। तो बुध पुनर्वसु में जब पुनर्वसु में है तो ये गुरुवार और शुक्रवार को सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं, उस दिन ये शुभ हो जाएंगे। गुरु पुष्य में है तो ये गुरुवार को, रविवार को और सोमवार को सर्वार सिद्धि योग बनाएंगे, वो शुभ कर देंगे इस दिनों को। शुक्र आश्लेषा में है, आश्लेषा में शुक्रवार को मृत्यु योग बनाएंगे और अन्य दिनों में कोई भी शुभ योग नहीं बनाएंगे। मंगलवार को अश्लेषा में शुक्र सर्वार सिद्धि योग बनाएंगे। हर ग्रह का नक्षत्र में होना किसी किसी वार को शुभ बनाएगा, किसी किसी वार को अशुभ बनाएगा। जो अशुभ बनाएगा वो मृत्यु, उत्पात और कारण योग है। यही पंचांग की महिमा है जो हम लोग मेधज एस्ट्रो में समझते हैं। द्वितीय तिथि भद्रा है, अशुभ तिथि है और चंद्रमा मकर में है, इसलिए भद्रा पृथ्वी पर नहीं है। भद्रा पृथ्वी पर कब होती है, अर्थात भद्रा तिथि खराब अशुभ कब मानी जाती है, जब चंद्रमा कर्क में हो, सिंह में हो, कुंभ में हो या मीन में हो, जो कि आज नहीं है, तो ये शुभ तिथि मानी जाएगी। अशुभता इसमें समाप्त हो जाती है। बुध और शुक्र जो कि कॉज प्लैनेट बुध हैं और इफेक्ट प्लैनेट शुक्र हैं, ये बुध पुनर्वसु में है वक्री और शुक्र अश्लेषा में है। तो जो कॉज प्लैनेट बुध है वो पुनर्वसु में है। अब देखिए, बुध पुनर्वसु में बहुत लंबा चल रहे हैं, कई हफ्तों से। यहीं पे वक्री हो जाएंगे, यहीं पे मार्गी होंगे। जब कोई प्लैनेट किसी एक नक्षत्र में या राशि में सीधे चलता है और फिर वक्री होकर वहीं पे वापस जाता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि उस राशि में या उस नक्षत्र में उसको बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जो एक बार में नहीं हो पाते। बुध इकोनॉमी के कारक हैं, करेंसी के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, ज्योतिष के कारक हैं, भीड़ भाड़ के कारक हैं। तो जो करेंसी, इकोनॉमी वगैरह में हो रहा है, इसमें काफ़ी कुछ करेक्शंस अभी होने हैं, यही वक्री बुध बता रहे हैं। इस समय आपका मार्केट में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना सेफ नहीं होगा। पुनर्वसु वैसे भी रिटर्न ऑफ लाइट है। ये बुध जब जुलाई के लास्ट में मार्गी होंगे तब जाके आपको देखिए, पुनर्वसु वैसे भी रिटर्न ऑफ लाइट मतलब कई बार मौके मिलते हैं, एक बार में काम नहीं होता है, कई बार में काम होता है। ऊपर से बुध वक्री हैं, तो इस समय जनरली आप ये समझ के चलिएगा कि एक बार में आपका काम नहीं बन रहा है। तो इसमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं बन रहा है इसका मतलब उसमें आपको बार बार अटेंशन देने की आवश्यकता है। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक रह जा रही है जो कि आप सॉल्व करते रहेंगे। उसके बाद मार्गी होकर जब बुध पुनर्वसु छोड़ के पुष्य में जाएंगे तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दैट विल बी इन जुलाई लास्ट वीक। शुक्र अश्लेषा में है। अश्लेषा के बारे में मैं बहुत पहले बात कर चुका हूँ। अश्लेषा क्या है? अश्लेषा सांप है। सांप दो हैं, जो उत्तरा भाद्रपद में शेषनाग जिस पर विष्णु जी लेटे हैं, और अश्लेषा नाग जो अपने परिवार के साथ रहता है। अश्लेषा में नहीं होते हुए भी वैसी जिंदगी वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। जैसे शुक्र अश्लेषा में है तो कहने का मतलब है शादी नहीं होते हुए भी आपको स्त्री का सुख मिल जाएगा, पुरुष का सुख मिल जाएगा। लिविंग रिलेशनशिप टाइप की चीज़ों को शुक्र आश्लेषा में दर्शाते हैं। उस तरफ आप यथा योग्य समझ लीजिए कैसा है आपके लिए। देखिए, हर एक ग्रह के, हर एक राशि के कारकत्व को आप जितना पढ़ लीजिए इंटरनेट पर, चैट जीपीटी पे, गूगल पे, बुक्स में, उतना अच्छा है। क्योंकि फाइनली जितने कारकत्व आपको याद रह जाएंगे वही आपको अप्लाई करने में आसानी रहेगी। उसका तृतीया तिथि है, जया तिथि है। द्वितीय तिथि क्रिएशन की तिथि है। बुध और शुक्र कलानिधि। कुछ आप क्रिएटिव आर्टिस्टिक चीज़ें करिए तो आपको श्री प्राप्त होगी, ये कहने का तात्पर्य है। तृतीया तिथि जया तिथि है, विजय देती है। बुध जहाँ पे होते हैं उसके अनुसार फल देती है। देखिए, द्वितीया में कॉज प्लैनेट बुध है, तृतीया में इफेक्ट प्लैनेट बुध है और तृतीया में मंगल, पराक्रम, इनके कारक हैं। ये मंगल कृतिका नक्षत्र में है, बाय डिफॉल्ट ही वो सर्वार सिद्धि योग कृतिका में बन रहा है। तो आज का दिन मैं ये कह सकता हूँ कि गुरुवार का दिन है। गुरुवार को द्वितीया और तृतीया कोई विशेष योग नहीं बनाती है, परंतु पराक्रम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, क्रिएशन के लिए अच्छा दिन है। वाराताईश्वर्धनम वार है गुरुवार। गुरुवार के दिन प्लैनेट अगर रेवती में हो, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य। पुष्य में गुरु हैं, पुनर्वसु में बुध हैं, रेवती में शनि है, और रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा में कोई प्लैनेट हो तो वो खराब योग बनाता है। तो आर्द्रा में भी कोई नहीं है, आर्द्रा में सूर्य है। तो आज के दिन सूर्य कारण योग मतलब पूरा नहीं दिख रहा है, आपको पूरी बात नहीं समझ में आ रही है। ऊपर से बुध वक्री हैं, तो शनि, बुध, गुरु
ये शुभ योग बना रहे हैं आज के दिन। मगर सूर्यदेव हमारी ओवरऑल सेंसिटिविटी है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप असली बात, असली समस्या नहीं समझ पा रहे, ये पंचांग का दिन बता रहा है। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, फिर श्रवण है। देखिए, उत्तराषाढ़ा और श्रवण एक ही दिन मकर राशि में। देखिए, मकर राशि को कलयुग की राशि कही गई है। नवमांश में मकर राशि में कोई प्लैनेट हो तो वो दीर्घकालिक बीमारी बताता है। आपको ये देखना हो कि कुंडली में आपको कोई बड़ी बीमारी है कि नहीं दीर्घकालिक, जिसका इलाज लंबे समय चले, तो नवमांश में मकर में कोई प्लैनेट देख लीजिए। मकर में बैठा प्लैनेट अपने नैसर्गिक कारकत्व की हानि करता है, तो कलयुग की राशि है। मगर भाव कारकत्व जैसे मंगल है, तो मंगल मकर में उच्च के होंगे, पराक्रम करवा सकते हैं, आपको युद्ध करने की ताकत देंगे, मगर भाई की समस्या देंगे। स्त्रियों के हैं तो पति से संबंधों में दिक्कत देंगे। मगर जिस भाव के कारक हैं, अगर मान लीजिए जैसे कर्क में है तो दसम भाव के कारक हैं, वृषभ में हैं तो द्वादश भाव के सप्तम भाव के कारक हैं। भाव के कारकत्व तो मतलब संबंधी उसको उसका बहुत अच्छा मिलेगा, ये कहने का तात्पर्य है। भाव कारकत्व में अच्छा रिजल्ट देते हैं, नैसर्गिक कारकत्व में खराब रिजल्ट देते हैं मकर राशि में बैठे प्लैनेट। ये मैंने आपको एक सूत्र बताया, समझ लीजिए। और हाँ, उत्तराषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा और श्रवण है। श्रवण तो भगवान विष्णु का नक्षत्र है, गुरु की बात सुनिए तो आपको लाभ होगा। श्रवण नक्षत्र जब हो, उत्तराषाढ़ा जब हो, धनिष्ठा जब हो, आंख बंद करके विष्णु सहस्त्र नाम तो आप सुनिए ही सुनिए, इसकी बहुत महिमा है। श्रवण नक्षत्र में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं मन से, तो आपको न जाने कितने जन्मों के पाप आपके कटने की क्षमता होती है। योगात रोग निवारणम योग है वैधृति योग। वैधृति योग टफ योग है, जो कि रेवती नक्षत्र में होता है। मगर रेवती नक्षत्र आज के दिन गुरुवार को सर्वार सिद्धि योग बना रहा है, जिसमें शनि है। इसका मतलब शनिदेव की कृपा है। रेवती नक्षत्र में जब शनि हो, सिर्फ आप झूठ मत बोलिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसा लोग कर नहीं पाते ना। मैं कह रहा हूँ झूठ तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, मगर जब ऐसे योग हो, जब वैधृति योग हो या रेवती से सर्वार सिद्धि योग बन रहा है, शनिदेव प्रभावी हों योग में, तिथि में, कहीं पे भी, और रेवती से संबंध बन रहा हो, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के बहुत ही खराब परिणाम हो जाते हैं उस दिन। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है गर और फिर वनिश करण है। तो गर करण के स्वामी गुरु हैं और वनिश करण के स्वामी शुक्र हैं। गुरु और शुक्र आश्लेषा में हैं। रिश्तों में परिवर्तन के लिए तैयार रहिए और रिश्तों में परिवर्तन के लिए कार्य करिए। जो एग्जिस्टिंग है, मैं ये नहीं कह रहा रिश्ते बदल दीजिए, मगर उसमें आप सुधार करिए और नए परिवेश में जीने के नए तरीके निकालिए, नए नियम निकालिए। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। घात वेद लत्ता आप जोड़ रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चंद्रमा मकर में है, तो मकर से में बैठे चंद्रमा अगर आरूढ़ कहेंगे तो कन्या मानी जाएगी। चंद्रमा कन्या में बैठ के कार्य कर रहे हैं। कैसे? चंद्रमा की मूल त्रिकोण वृषभ मकर से 5वीं है, वहाँ से 5वीं राशि कन्या है। मैं आपको कुछ और बातें आज बताना चाह रहा था टाइमिंग ऑफ इवेंट को लेकर, मगर मैंने पंचांग देखा तो मुझे याद आया कि कल राहु धनिष्ठा में चले गए हैं। जब राहु धनिष्ठा में चले गए हैं तो हम लोग आज धनिष्ठा पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये धनिष्ठा में लंबा रहेंगे दिसंबर तक, और दिसंबर के बाद जब मकर में प्रवेश करेंगे तो उसमें भी रहेंगे 2 महीना। तो अब इसका मतलब अगले आपको 8 महीने राहु मिलने वाले हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। तो धनिष्ठा नक्षत्र को समझना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र ही ऐसा नक्षत्र है एक जिसमें हरि और हर दोनों होते हैं। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र के देवता, पहले उसका पेड़ समझ लीजिए, बबूल का पेड़ है। बबूल का पेड़ कितना काम का होता है ये आपको अच्छे से मालूम है। धनिष्ठा का जानवर है फीमेल लॉयन, शेरनी। शेर शिकार नहीं करता, शेरनी शिकार करती है। धनिष्ठा में राहु ये बता रहे हैं कि आपको स्वयं अपने संसाधन जुटाने होंगे। धनिष्ठा क्या है? नगाड़ा। नगाड़ा क्या होता है? आप ढोल पीटते हैं तो आवाज़ आती है, अंदर से खोखला होता है, तो खोखलेपन को आपके अपने भरना होगा, वरना आपकी समस्याएं जग जाहिर होंगी। अब आपको ये समझना होगा कि आप स्वयं कहीं पे गलत हैं और दोष दे रहे हैं किसी और को। 27 नक्षत्रों में धनिष्ठा ही वो नक्षत्र है जो पुकार के संपदा को, वेल्थ को, धन संपत्ति को बताता है। धनिष्ठा नक्षत्र में बेसिकली अनाउंसमेंट होता है, चाहे अपनी खुशियों का, चाहे अपनी जीत का, चाहे अपनी हार का, क्योंकि किसी की जीत का अनाउंसमेंट करेंगे तो हार का भी अनाउंसमेंट हो ही जाएगा, कोई तो हारेगा ही। धनिष्ठा नक्षत्र के जो देवता है वो अष्टवसु हैं। वसु मीन्स संपदा। तो अष्टवसु जो 8 प्रकार के देवता हैं जो संपदा को दिखाते हैं, वो कैसे हैं? वसु जो है वो 8 प्रकार की संपदा, मतलब 8 वसु मतलब 8 प्रकार की उम्मीद की किरण। वसु को आप उम्मीद की किरण समझिए। तो ये जो उम्मीद की किरण है वो अपा है, वाटर पानी, ध्रुव है, ध्रुव तारा, पृथ्वी, वायु,
चंद्र, देखिए ये सब उम्मीद है हमारे लिए, उम्मीद की किरणें। पानी, जल, ध्रुव तारा, राजा ध्रुव के नाम पे उनके इतने पुण्य हो गए कि उनके नाम पे एक तारा बन गया। पृथ्वी, वायु, चंद्र, अग्नि, प्रत्यूष। प्रत्यूष क्या होता है? प्रातः काल में भोर होने से, सुबह सूर्योदय निकलने से पहले की किरणें, जिसे कहते हैं भोर। ब्रह्म मुहूर्त, देखिए ब्रह्म मुहूर्त को अष्टवसु में से एक वसु कहा गया है। मैं कहता हूँ ना, चित्रा नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र सुबह ब्रह्म मुहूर्त। प्रभास, प्रभास मतलब शौर्य, आपकी वीरता, वीरता भी आपकी एक वसु है। तो इतने सारे उम्मीद की किरणों को लेकर ये एक नक्षत्र धनिष्ठा सिग्निफाई करता है। इसमें राहु गए हैं। देखिए राहु और गुरु का सिंपल आप फंडा समझिए। ट्रांजिट में राहु जहाँ जाएंगे उसको बियॉन्ड प्रोपोर्शन एम्पलीफाई करेंगे, और गुरु जहाँ जाएंगे उसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड और एम्पलीफाई, गुरु एक्सपैंड करेंगे जितनी ज़रूरत है, राहु बेहिसाब एम्पलीफाई करेंगे। मोटापा बढ़ रहा है तो बढ़ता ही चलाएगा, 80, 90, 100, 200, 250 ऐसे पहुंचता जाएगा। पैसा आ रहा है तो आता ही चला जाएगा, लाखों करोड़ों अरबों। जा रहा है तो जाता ही चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये अंतर आप समझिएगा। शरीर में अगर राहु को देखें तो राहु हमारे कान दिखाते हैं। कुंडली में जहाँ राहु है वहाँ पे कान समझिएगा। मतलब कान से क्या तात्पर्य है? फोकस। जहाँ पे राहु होते हैं वहाँ पे फोकस है। क्यों फोकस है? क्योंकि राहु की वजह से ही हमारा जन्म होता है, और राहु है हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर है, जो हमारी अतृप्त इच्छाएं हैं पूर्व जन्मों की, उनकी वजह से ही हमारा जन्म होता है। राहु हमारे पिता की तरफ के परिवार को दर्शाते हैं, केतु माता की तरफ के। तो इसमें एक कहानी भी है अष्टवसु में कि भीष्म पितामह जब द्वापर में हुए महाभारत में, भीष्म पितामह को भी एक वसु कहा गया है। भीष्म पितामह को भी एक वसु की संज्ञा दी गई है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। मतलब भीष्म पितामह पूरी सृष्टि के लिए एक उम्मीद की किरण है। उन्होंने ही विष्णु सहस्त्र नाम लिखा भगवान विष्णु के स्तुति में। कृष्ण की वजह से ही वो सरसैया पे आए और कृष्ण की ही स्तुति की, और कृष्ण ने ही उन्हें मुक्त किया। धनिष्ठा नक्षत्र, जो आपको बनाएगा वही आपको बिगाड़ेगा, ये आप याद रखिएगा। राहु धनिष्ठा में है तो याद रखिए, जो आपको बना रहा है वही आपको तकलीफ देगा। अगर आप इस बात के डीपर मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे अपने जीवन में, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगले 8 महीने उन लोगों से बहुत सावधान रहिए जो आपको आपके साथ बहुत अच्छा होने का दिखावा कर रहे हैं। मुझे भी जीवन में बहुत लोगों ने बहुत अच्छा होने का दिखावा किया, मगर समय के साथ साथ मालूम चल गया कि वो कितने अच्छे हैं। आपको भी ये एहसास अब हो जाएगा। प्रभास ने ऋषि वशिष्ठ की एक गाय चुरा ली, तो ऋषि वशिष्ठ ने उनको श्राप दे दिया कि आपको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, और जो अष्टवसु हैं बाकी तो सब मुक्त हो जाएंगे, आप पृथ्वी पर रहेंगे। तो माँ गंगा ने उस श्राप को पूरा करने के लिए जन्म लिया पृथ्वी पर, और शांतनु जी से विवाह किया, और विवाह से पहले वचन लिया कि आप संतान के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो जब बच्चे होने शुरू हुए तो एक एक बच्चे को उन्होंने गंगा जी में प्रवाहित करना शुरू कर दिया, गंगा नदी में। तो शांतनु बहुत घबराए। 8वें जो थे उनको जब प्रवाह करने जा रही थी माँ गंगा, तो शांतनु जी से नहीं रहा गया, उन्होंने रोक लिया। इस बात पे माँ गंगा ने कहा कि आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। तो उस बच्चे को तो नहीं बहाया, मगर वो स्वयं उनको छोड़ के चली गई। वो ही जो नहीं बहाया वो है भीष्म पितामह, 8वें वसु। इसका मतलब क्या है? देखिए सारी कहानियां कुछ न कुछ रिलेट करती हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र में जो लोग होते हैं या कोई प्लैनेट होता है, तो वो इस बात को बताता है कि आपका जीवन किसी न किसी श्राप की वजह से हुआ है। ये सुनने में आपको खराब लगेगा, मगर ये बात समझिए, श्राप की वजह से हुआ है या किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए हुआ है। कोई एक विशेष आपके जीवन में ऐसा कर्म है जो आपने गलती की है, जिसकी आपको कर्म भोगना है, जिसका फल। तो अगले 8 महीने जब राहु धनिष्ठा में होंगे, तो राहु आपके जिस भी भाव में है कुंडली में, वहाँ से रिलेटेड कोई एक विशेष कर्म है जो आपको पूरा करना है। आगे के वीडियोज़ में तो मैं कभी बताऊँगा भी आपको, मगर इतना तो आप समझ ही जाएंगे कि इस भाव से रिलेटेड कौन सा कर्म है जो आपको भोगना है। धनिष्ठा बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है। बस ये है कि जिस प्रकार से खालीपन को नगाड़ा दिखाता है आवाज़ होने में, उसी प्रकार से आपको अपने जीवन के खालीपन को समझना होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष रूप से श्रेयस्कर है। इस समय वेल्थ से रिलेटेड एबनॉर्मल खबरें आएंगी। मालूम चलेगा कभी इकोनॉमिक रिलेटेड की ये नुकसान हो गया, आपने उम्मीद नहीं की होगी, ऐसे ऐसे लोगों का फायदा हो जाएगा। उम्मीद नहीं की होगी, ऐसे ऐसे लोगों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि राहु अननोन फियर है, एनीथिंग आउट ऑफ बॉक्स। कान ध्यान से सुनिएगा हर बात को। राहु जब तक धनिष्ठा में है, जो सुनाई पड़ रही है किसी की जीत, वो किसी की हार भी है, उसको समझिएगा, उसी में आपका कर्म छिपा होगा। ये धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर अगले 8 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
आपको अपने जन्म के बेसिक असल में जो कारण होगा, जिस कार्य को आप करने आए हैं यहाँ पे, जैसे भीष्म पितामह जी आए थे, उस कार्य का आपको कारण मालूम चलेगा और उसको जब अगर आप फुलफिल करेंगे तो आप मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे। ये धनिष्ठा नक्षत्र में राहु गए हैं, इसका मुझे आपको बताना था। इसको धनिष्ठा नक्षत्र को आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में एक बात याद रखिएगा, जैसे भीष्म पितामह जी अम्बे अम्बालिका को उठा लाए विवाह के लिए और विवाह नहीं किया, ऐसे लोग याद करिए आपने कोई ऐसा वादा तो नहीं किया जो पूरा नहीं किया। इस प्रकार की कोई चीज़ हो तो उसकी पुनरावृत्ति मत कीजिए, जो होगा उसकी वैल्यू नहीं होगी। जनरली ऐसे लोग अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरों की पत्नी पे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, अपने पिता को छोड़ के दूसरे के पिता पे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। चूँकि अनबॉर्न चिल्ड्रेन हैं तो एबॉर्शन, मिसकैरेज, IVF इत्यादि चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी। अच्छी हैं कि खराब हैं, ये आपके कर्मों और आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। गुरुवार का दिन है तो घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।